बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज हों। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। कल जो हमने लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का स्टडी किया था दैट वाज प्रोटीन्स। हमने प्रोटीन्स का रिव्यू लिया था फुल चैप्टर का, कि हमने प्रोटीन के चैप्टर में क्या क्या चीज़ें स्टडी की, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको लास्ट में एमसीक्यूज भी दिए, आपने वो सॉल्व करने हैं। उसके अलावा आपने एक टेस्ट प्रिपेयर करके अपना रखना है थर्सडे के लिए। थर्सडे मॉर्निंग में लेक्चर डिलीवर करने के बाद लास्ट में आपको मैं एक क्वेश्चनियर दूंगी 30 मार्क्स का, जो कि आपने सॉल्व करना होगा प्रॉपर शीट्स के ऊपर। जैसे हम अपने कॉलेज में जब फिजिकल क्लासेस होती थी तब हम अपना टेस्ट सॉल्व करते थे। डिपेंड्स ऑन यू कि आप देखकर करते हैं, जुबानी करते हैं, वट एवर यू डन, बट यू हैव टू डू दैट। आपको हर सूरत में वो टेस्ट करना है और मेक श्योर करना है कि हर एक बच्चे के पास ये टेस्ट ऑनलाइन क्लासेस जब एंड अप होंगी, उसके बाद जब फिजिकल क्लास में आप अपीयर होंगे तो बिफोर ग्रैंड टेस्ट आपकी मैं लिस्ट बनाऊंगी, जिसमें आपके जितने भी मैं टेस्ट लूंगी ऑनलाइन लेक्चर्स में उनकी एक मार्कशीट होगी। तो इसलिए आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि मेरे सब्जेक्ट के सारे टेस्ट प्रॉपर शीट्स के ऊपर आप लोगों के पास मौजूद हों। जो मिस्टेक्स हों आपने उनको करेक्ट करना है ईमानदारी के साथ। ये कंपल्शन नहीं है कि अगर किसी को याद नहीं है तो वो टेस्ट ही नहीं करेगा। याद करके करो उस टेस्ट को, लेकिन आपने उस टेस्ट को जो मैं आपको दूंगी उसको याद करके शीट के ऊपर लाजमी तौर पर फिलअप करना है। बेहतर तरीका यही है कि आप पूरा चैप्टर याद करें और फिर उस टेस्ट को जुबानी परफॉर्म करें, ताकि आप अपने आप की सेल्फ असेसमेंट कर सकें। चलें, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है न्यूक्लिक एसिड्स का। नाम से सब वाकिफ होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स हमने पढ़ा है, डिटेल तो नहीं पढ़ी लेकिन हमने नाम इसका सुना है, अक्सर जगह पर इसका नाम आया है। तो न्यूक्लिक एसिड्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जब प्रोटीन्स पढ़ा था उसमें हमने देखा था प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऐसा ही था। फिर हमने अमाइनो एसिड्स की स्टडी की थी। यहां पर न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमीन मैनी यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन करेंगे, लिंक बनाएंगे तो ऑब्वियसली कोई बॉन्ड बनेगा उसमें। प्रोटीन्स में हमने पढ़ा था बॉन्ड कौन सा था? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पर भी एक बॉन्ड बनेगा, आगे हम उसको देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड बनेगा और पॉलीमर बनेगा, उस पॉलीमर से न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सेकेंड वन इज nucleotides are joined together by a bond. Nucleotides are joined together by a bond called phosphodiester bond. phosphodiester bond. अगर इस चीज को हम सेपरेट करके देखें तो इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं। नंबर वन इज phosphor, number 2 is di, and number 3 is ester. Means phospho mean phosphorus, यानी जो बॉन्ड बनना है ये फास्फोरस के साथ ही बनना है। और बॉन्ड बनेगा कौन सा? एस्टर का। कितने एस्टर होंगे? 2 एस्टर लिंकेज होंगे।
ये एस्टर इसी तरह है जैसे एसिड का ग्रुप होता है, अल्काइल का ग्रुप होता है, कीटोन्स होते हैं, अल्डिहाइड्स होते हैं, इसके अलावा अल्कोहल्स होते हैं। तो हर एलिमेंट, हर कंपाउंड के लिए एक सेपरेट फार्मूला हम देखते हैं। लाइक अगर कोई एसिड है तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल के एंड पे COOH आएगा, दैट इज एसिड। ऐसा ही है। अल्कोहल है तो एंड पे OH आएगा, दैट इज अल्कोहल। तो एस्टर की भी कोई निशानी होगी, एस्टर की भी कोई निशानी होगी। आगे हम देखेंगे कि एस्टर का फार्मूला क्या होता है, डाई एस्टर कैसे बनता है। डाई एस्टर मीन 2 एस्टर होंगे, बीच में फास्फोरस होगा, सेंटर में फास्फोरस है और फास्फोरस की दोनों तरफ एस्टर का बॉन्ड बना होगा, तो वो डाई एस्टर बन जाएगा। कैसे बनेगा आगे हम इसको देखेंगे डिटेल में। अभी जो डेफिनेशन है, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ बॉन्ड कॉल्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसी डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से याद करें तो प्रोटीन्स की भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें आपने कहा था, यहां आप कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, वहां आप कह देंगे अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ बॉन्ड कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। यहां आप कह देंगे न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ बॉन्ड कॉल्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ बॉन्ड कॉल्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर एसेंशियल यानी कि जरूरी कंपोनेंट हैं ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। तमाम लिविंग फॉर्म्स के लिए ये एक अहम हिस्सा है, एक अहम कंपोनेंट है, इंक्लूडिंग वायरसेस, वायरसेस में भी। अब ये है क्या चीज, न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर बनता है, बॉन्ड है, ये है क्या चीज। प्रोटीन्स तो हमने देख ली ना कि किस किस चीज में प्रेजेंट है। एनिमल्स के बहुत सारे सोर्सेज थे, प्लांट के बहुत सारे सोर्सेज थे, बहुत सारी हम खुराक खाते हैं जिसमें ये न्यूक्लिक प्रोटीन्स मौजूद थी। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, कहाँ पर मौजूद होता है, क्या हम इसको खाते हैं या हमारी बॉडी में अंदर प्रेजेंट होता है, क्या है ये। तो न्यूक्लिक एसिड्स इंक्लूड DNA एंड RNA, DNA एंड RNA। DNA क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। दे बोथ आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके अंदर पॉलीमर्स की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया। पहली बात पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दूसरी बात ज्वाइन टुगेदर बाय अ बॉन्ड कॉल्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स इंक्लूडिंग वायरसेस। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन फ्रेडरिक माइकर। डिमॉन्स्ट्रेटेड मतलब पहली बार इसको जिसने डिमॉन्स्ट्रेट किया, जिसने इसके बारे में बताया, इसको इंट्रोड्यूस्ड करवाया। कहां से, फ्रॉम दी पस सेल्स, फ्रॉम दी पस सेल्स। पस सेल्स कौन से होते हैं, सबको पता है। हमारी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, तो जो पस के सेल्स जनरेट होते हैं, दैट वर फ्रॉम देयर दे आइसोलेट DNA, RNA. Then they isolate their genetic makeup having nucleic acids. In 1868, in sperm cells में, मेल के sperm cells में उन्होंने 1872 में इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया। डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद, इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, सामने लाने के बाद उन्होंने इसको अलहदा किया, फिर उसमें से न्यूक्लिक एसिड को उसमें से अलहदा किया। कब, 1870 में। आइसोलेटेड इन 1870। आइसोलेट करना मतलब अलहदा कर देना, अलग कर देना। अब एक सेल है, एक सेल का कोई जेनेटिक मेकअप है,
कि जेनेटिकली उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, उस सेल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। डीएनए है, आरएनए है, लेकिन क्या है, डीएनए आरएनए की स्टडी की फिर उसने, ये आगे प्रोसीजर चलता रहा। तो 1868 में प्लस सेल्स में और 1872 में स्पर्म सेल्स में इनको डिमॉन्स्ट्रेट किया और अलहदा किया, आइसोलेट किया फ्रॉम pus cells and sperm cells in 1870. Then, what are nucleotides? अब हम पढ़ रहे हैं कि polymers of nucleotides are called nucleic acids. तो अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? जैसे हमने प्रोटीन्स पढ़ा, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो हमने अमाइनो एसिड्स को स्टडी किया कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। उसी तरह यहां पर भी हम सेम वही सीक्वेंस लेकर चलेंगे कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। They are the building blocks of nucleic acids. Yeah, they are the building blocks of DNA and RNA. DNA and RNA. क्लियर हो गया? अगला पॉइंट इसमें आ जाएगा कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, मतलब इसके हिस्से कितने हैं, कितने पार्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे हमने अमाइनो एसिड्स में किया था, फंक्शनल ग्रुप स्टडी किए थे उसके कि कार्बोक्सिल ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है, वो उसके कंपोनेंट्स थे। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड के कुछ कंपोनेंट्स हैं और वो हैं, फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस क्या होती है? नाइट्रोजन बेसिस ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर नाइट्रोजन होगी, जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगी लाजमी तौर पर। दूसरे नंबर पर 5 कार्बन शुगर होगी और इस 5 कार्बन शुगर का दूसरा नाम होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर। क्लियर हो गया? 5 कार्बन शुगर, a पेंटोज शुगर। पेंटोज मीन जैसे पेंटोज, फिर देन हेक्सोज, इसी तरह ये सीरीज चलती रहती है। शुगर के लिए आप लोग पढ़ते हो कि इसके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग है। उसी तरह ये पेंटोज मीन, पेंटा मीन 5, पेंटा मीन 5, एक ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसके अंदर शुगर है और वो शुगर कितने कार्बन पर मुश्तमिल है? 5 कार्बन पर। कंपल्सरी है ये, 5 कार्बन लाजमी है। अगर 5 कार्बन की शुगर नहीं है तो दैट इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड। देन फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके अंदर, मीन फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड लाजमी होगा। जैसे नाइट्रोजन लाजमी होगी वैसे फास्फोरस भी लाजमी होगा। क्लियर हो गया? अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहां पर, ये जो पिंक सर्कल इन्होंने किया है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। देन 1 पोजीशन पर नाइट्रोजनस बेस अटैच है और ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, this one is pentose sugar. 1 2 3 4 5 कार्बन शुगर। क्लियर है? ऐसी शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन मौजूद हैं। अब आगे हम इनकी स्टडी करते हैं कि क्या चीजें होती हैं। ये पेंटोज शुगर क्या है, नाइट्रोजन बेस क्या है। तो फर्स्ट वन इज 5 कार्बन शुगर। सबसे पहले हम देखेंगे 5 कार्बन sugar. It consists of pentose sugar which may be a ribose in RNA or a deoxyribose in DNA, a ribose in RNA and a deoxyribose in DNA. डायग्राम आपको नजर आ रही है। शुगर का स्ट्रक्चर आप अभी रिसेंटली पढ़ के हटे हैं,
पेंटा पेंटोज शुगर भी, हेक्सोज शुगर भी, ट्रायोजिस भी, सब आपने देखी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फार्माकोग्नोजी में आप लोग स्टडी कर रहे हैं, वहां पर आपने शुगर के स्ट्रक्चर देखे हैं। तो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है ये। यहां आप पेंटोज शुगर को देखेंगे। दिस फर्स्ट वन स्ट्रक्चर इज, पहला स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। जब आप शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो एक ऑक्सीजन होगी। लीनियर स्ट्रक्चर को जब आप साइकिल में कन्वर्ट करते हैं, नंबरिंग चेंज हो जाएगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड नंबर 5। दिस वन इज राइबोज, present in RNA, present in RNA, and the second one deoxyribose। डिफरेंस कहाँ नजर आ रहा है? दोनों स्ट्रक्चर में फर्क कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा राइबोज है, कौन सा डीऑक्सीराइबोज है? तो राइबोज में आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 2 जो है वहां पर हाइड्रोजन के बजाय OH मौजूद है और डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोजन मौजूद है। तो अगर पोजीशन नंबर 2 को चेंज करेंगे, OH से H से रिप्लेस करेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा। RNA में OH है और DNA में H है कार्बन नंबर 2 पर। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हो गया? कोई मसला? पेंटोज शुगर, 2 शुगर है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज RNA में होगी, डीऑक्सीराइबोज DNA में होगी। दोनों में स्ट्रक्चर का कहां फर्क है? एट कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट इज फॉस्फेट ग्रुप। ये आप देख रहे हैं फास्फोरस मौजूद है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ फिक्स है यहां। दिस वन इज OH, दिस वन इज OH एंड दिस वन इज R एंड O। मीन दिस R इज चेंज्ड, ये R चेंज हो सकता है। मीन्स जो बॉन्डिंग होनी है, जो लिंकेज बनना है फास्फोडाई एस्टर का, इस R से बनना है। कोई और ग्रुप भी चेंज हो सकता है, बस ये O जो हैं ये हमारे फिक्स हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन में भी चेंज, जब इलेक्ट्रॉन्स की गेन और लॉस करते हैं तो बॉन्डिंग चेंज हो जाती है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है फॉस्फेट ग्रुप का। अगर यहाँ H और H नहीं लगाते तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके नोट्स में जो स्ट्रक्चर मेंशन है वहां यहाँ पर O नेगेटिव है और यहाँ भी O नेगेटिव है। इन दोनों जगह पर O नेगेटिव मौजूद है। ओके, थर्ड वन जो हमने देखा, नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस, 2 तरह की बेसिस मौजूद होंगी, प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स। प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स। पायरामिडीन्स में आप देख रहे हैं 3 चीजें प्रेजेंट हैं, साइटोसिन, थायमीन, आगे ब्रैकेट में मेंशन है इन DNA, और यूरासिल इन RNA। मतलब ये 2 बेसिस भी फर्क पैदा करेंगी। पेंटोज शुगर से फर्क आएगा। अगर पेंटोज शुगर RNA वाली प्रेजेंट है, राइबोज है, तो पायरिमिडीन्स में यूरासिल होगा, थायमीन नहीं होगा। RNA में फिर ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा थायमीन का, उसमें यूरासिल होगा। और अगर DNA होगा तो उसमें यूरासिल नहीं होगा, थायमीन मौजूद होगा, उसमें थायमीन मौजूद होगा। और प्यूरीन्स में एडेनिन एंड गुआनिन। 5 स्ट्रक्चर्स हैं, 5 में आप देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन क्लियरली मेंशन है, सब में नाइट्रोजन 1, 2 या 3 प्रेजेंट हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट ये नाम याद करने हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल इन पायरिमिडीन
and adenine and guanine in purines. Then थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है जो आपने याद करना है, जो आपने याद करना है, that is nitrogen bases, 2 types, pyrimidines and purines. Pyrimidines, cytosine, thymine only in DNA and uracil only in RNA. Then purines, 2 types, adenine and guanine. क्लियर है? कोई मसला? इस चार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को आए तो वो पूछ सकता है, अपना नाम मेंशन करें और आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं. आपको आंसर उसी टाइम मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करें, इसको याद करें, पढ़ें, जहां से समझ नहीं आया पूछें. ओके, देन नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड. प्रोटीन्स में पढ़ा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के 2 या 2 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करते हैं और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं. फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हमने देखा किसके दरमियान बना था, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप. ऐसे ही था, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप. यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी सिमिलर है, ग्रुप्स चेंज है. हमारा बॉन्ड है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता क्या है? इन डीएनए एंड आरएनए द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज लिंकेज बिटवीन द 3 कार्बन एटम ऑफ 1 sugar molecule and 5 carbon atom of another deoxyribose another molecule in DNA and RNA. जो शुगर्स हैं हमारी डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, इसकी पोजीशंस हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो पोजीशन 3 पहली शुगर की और पोजीशन 5 दूसरी शुगर की, इन दोनों के दरमियान आकर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा और बॉन्ड बना देगा हमारा फास्फोडाइएस्टर. ये नीचे आप देख रहे हैं एस्टर का एक ग्रुप लगाया हुआ है कि आर है सेंटर में, COO है और फिर साइड पर आर है. मतलब 2 ऑक्सीजन लाजमी है, उसके अलावा बाकी ग्रुप्स चेंज हो सकते हैं. क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक, उसमें हम इसी बॉन्ड को क्लियरली देखेंगे. ये पहले वाली चीज ही दोबारा यहाँ मेंशन है कि a phosphodiester bond is a linkage between the 3 carbon atom of 1 sugar and 5 carbon atom of the other sugar molecule. अभी अगर हम रैंडम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना चाहें तो ये बेस है हमारे पास, ये राइबोज शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है. एक और हमने मॉलिक्यूल ले लिया बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. पोजीशंस आपको नजर आ रही हैं, 3 पोजीशन, 5 पोजीशन, 3 एंड 5. इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल की 3 एंड 5. दोनों पोजीशंस क्लियर हो गई. तो अब यहां पर फॉस्फेट ग्रुप इस 3 पोजीशन वाले मॉलिक्यूल के साथ, जिसमें नीचे हमारे पास OH आ रहा था और यहां पर CH2OH लगा हुआ था 5 पोजीशन पर. 5 पोजीशन पर CH2OH लगा हुआ था. अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये 3 ग्रुप, इसका OH, और जो दूसरा आने वाला है उसका ये CH2OH, ये दोनों ज्वाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? फास्फोडाइएस्टर. ये देखें, एक एस्टर बॉन्ड एक शुगर के साथ, दूसरा एस्टर बॉन्ड दूसरी शुगर के साथ. तो ये हमारा बन जाएगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 3rd नंबर पर जो C के साथ OH था वो H रिमूव हो गया. H जो है यहां पर रिमूव हो गया
इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं H रिमूव हुआ थर्ड पोजीशन से और यहाँ फॉस्फेट ग्रुप आकर लगा, यहाँ से OH रिमूव हुआ और जो हमारा 5th नंबर पर CH2OH था उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हुआ। क्लियर हो गया? कोई मसला इसमें? अब मेरा ख्याल से ये अब एस्टर बॉन्ड आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया सबको? कोई प्रॉब्लम हो इस बॉन्ड को लेकर तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा है इसमें ये बॉन्ड सबको क्लियर हो गया। आप ये डायग्राम बना लें या पीछे वाली डायग्राम बना लें, पिछली बनाए वो दैट इज वेल एंड गुड, वो ज्यादा अच्छी डायग्राम है, लेकिन ये बॉन्ड आप कोशिश करें कि आपको अच्छे से बनाना आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास था डिफरेंस न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। वर्ड पे गौर करें, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड contain 5 carbon sugar, that is called pentose sugar, nitrogenous bases and third one is phosphate group। 3 चीजें मौजूद हैं इसके अंदर। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? 5 कार्बन शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस है एंड फॉस्फेट ग्रुप है। जबकि न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास 5 कार्बन शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस हैं, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। तो डायग्राम में आप देख सकते हो यहां पर न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, जबकि न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप आपने याद रखना है हमेशा शुगर के साथ लगेगा, ना कि नाइट्रोजिनियस बेस के साथ। अगर ये P फॉस्फेट का आप इस ब्लू वाले हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के साथ लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। जो हमारी बॉन्डिंग है न्यूक्लियोटाइड्स में वो फॉस्फेट ग्रुप 5 कार्बन शुगर के साथ लगता है, पेंटोज के साथ लगेगा, ना कि इस नाइट्रोजिनस बेस के साथ। क्लियर हो गया? ये हम एक रैंडम सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते होते हैं विदाउट शोइंग एनी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई एटम शो नहीं करते। जस्ट हम एक स्कीम ड्रॉ कर लेते हैं, एक सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा इसके 5 कॉर्नर है तो ये 5 कार्बन है, इसके 6 कॉर्नर है तो ये नाइट्रोजनस बेस है। अगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस के साथ लगा है स्ट्रक्चर हमारा गलत हो जाएगा। अगर फॉस्फेट शुगर के साथ लगा है तो स्ट्रक्चर हमारा ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? कोई मसला, कोई चीज? नेक्स्ट हम अपना टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो एक बार दोबारा इसका रिव्यू लेंगे जो हमने आज पढ़ा, और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए। बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत इजी चीजें हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छे से आपने पढ़ना है। ये जितनी स्लाइड्स आप पढ़ते जा रहे हैं इनको वर्ड बाय वर्ड आपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट करना है, डेट के साथ नोट डाउन करना है। रिकॉर्ड मेरे पास भी है, रिकॉर्ड आपके पास भी होना चाहिए। बाय डेट, लेक्चर का नाम, लेक्चर का टॉपिक, हर चीज आपने क्लियरली मेंशन करनी है हर सब्जेक्ट की। और मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं रिकॉर्ड अपना साथ रखती हूँ, और आप किसी भी स्टूडेंट से किसी भी वक्त कोई भी लेक्चर देख सकती हूँ उसका। तो अपना लेक्चर आपने प्रॉपरली अपने पास मौजूद होना। ये नहीं करना कि आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं, सॉफ्ट कॉपी में पढ़े हैं तो आप कभी भी उसको पढ़ लेंगे नहीं। डेली का डेली आप लोग अपना लिखते जाएं और याद करते जाएं। थर्सडे को इंशाल्लाह हम एक टेस्ट भी लेंगे
ग्रुप में भी देखेंगे किस तरह आप लोग उस टेस्ट का रिस्पॉन्स देते हैं। उसके बाद टेस्ट तो ऑब्वियसली हर वीक आपका मैं लूंगी, बट आप लोग अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए बराए मेहरबानी टेस्ट को तैयार करना। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।